दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होती है? ऑप्शन देख सकते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंतर जो है निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो क्या स्थिति हो सकती है? दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, लेकिन जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। तो आप ऐसे सामान्य रूप से देखिए, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लोकसभा में लाया जाता है, और यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, अनुच्छेद 75। जब आप अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे तो इसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? आपको बताना है। तो राज्यों की विधानसभाओं से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार जो है राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। राज्यसभा ये भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम जो संख्या होती है, न्यूनतम आयु सीमा होती है, वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपके सही हैं राज्यसभा के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और कूट की सहायता से आपको सही उत्तर देना है। पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, उनसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए
न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी न्यूनतम संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, संख्या 5। और इसके लिए कहा गया है कि देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठकों वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है आपको बताना है। विधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, दृष्टांत और अभिसमय, इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जुडिशियल रिव्यू का आधार है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि इनके तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। और इसके तहत न्यायालय ये परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के रूप में बनाई गई है या नहीं, और ये अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है या नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है कब? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता हो। दोस्तों, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 यानी मूल अधिकारों से हटाकर वो अन्यत्र कहीं रखता हो। तो आप जान लीजिए कि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) ये उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है तो वो शून्य होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 9, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, और संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो उसे पदावधि के पूर्व भी मुक्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे अपने पद से हटा सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ऑप्शन में दिया गया है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये राज्यपाल के बारे में सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही कूट का चयन करना है। देखिए, किसी भी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं जो कथन दिया गया है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 156(1) में व्यवस्था है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए राष्ट्रपति उसे अवधि पूरा करने से पहले हटा सकता है। एक चीज़ निश्चित हो गई। और अनुच्छेद 156(3) के परंतुक के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं।
अगला प्रश्न आसान सा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो राज्य का मुखिया तो है, लेकिन वो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी 3 कथन गलत हैं, केवल एक सही कथन होगा, वो आपको बताना है। देखिए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये किया जा सकता है, ये इसलिए गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी कथन आपका सही नहीं है। तीसरा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, बिल्कुल सही है। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ये भी आपका सही नहीं है। तो संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है और ये कथन आपका सही है, क्योंकि अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अन्य जो कथन हैं वो आपके सही नहीं हैं। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी 3 कथन गलत हैं, एक कथन सही है, उसी का आपको चयन करना है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे, ये सही नहीं है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, सही है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखे, सही नहीं है। और केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, ये भी आपका सही नहीं है। तो राज्य विधान परिषद के समापन के लिए या उत्साधन जिसको कहा जाता है, उसके लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण के लिए कार्रवाई करे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी आपका सही कथन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसमें एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी आपका सही है। तो देखिए ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 में कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें आपको कोड की सहायता से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, सही नहीं है। और किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। क्यों? तो आप जान लीजिए कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही नहीं है, क्योंकि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, जबकि यहाँ पे कहा गया है आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ये सही नहीं है। दूसरा, अब जान लीजिए कि अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रश्नगत दोनों ही कथन गलत हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आपको बताना है राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो सही उत्तर है कुल सदस्यों के 1/10। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कुल सदस्यों के 1/10 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, आप देखिए विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने, शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। फिर भी राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो है, इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी 1/9 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और विभाजन के बाद जो पुनर्गठन है उसके बाद देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्य में से 10 सदस्यों को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं राजनीतिक दलों के संबंध में। आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला है लोक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान रखता है। ये आपका सही है। देखिए सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये आपका सही है। तो चारों ही विकल्प आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में जो है मान्यता देने के लिए ये होता है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में न्यूनतम 6% मत और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करनी होती हैं, या फिर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत और उस राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या फिर विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा, अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज़्यादा हो प्राप्त हो। तो यहाँ पर वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था, आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द था वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसमें सही उत्तर कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। देखिए 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रवादी या राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? यहाँ पर देखिए, ये आपके कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक या पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप इसमें से देखेंगे कि वर्तमान में केवल 6 दलों को ही नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है
कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये जो है दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात के चुनावों के बाद जो है आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर ली है, जिसके आधार पर इसे राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दावा किया था। और इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूची के तहत इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। साथ ही सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो इन पार्टियों में से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है 2016 में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? INLD, अकाली दल, TMC या AIADMK? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा TMC को, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ष 2016 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद 2019 में नेशनल पीपुल्स पार्टी को, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा TMC का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए थे और इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या पंजीकृत पार्टी? तो सही उत्तर है आम आदमी पार्टी वर्तमान में नेशनल पार्टी है और दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ली है। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग के तहत सूचना के आधार पर अब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न भी आसान सा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन आपको पहचानना है। 4 कथनों में से केवल एक कथन ही सही है। इस एक कथन को आपको पहचानना है। देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो वर्ष गलत है। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है, ये भी आपका सही नहीं है। और संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है, सही है। और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। तो इसमें से केवल ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को की गई थी, न कि 1952 को। इसके अलावा आप जान लीजिए कि 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य था। इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर थे। 1 अक्टूबर 1993 को दोबारा से
चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से ये आयोग 3 सदस्यीय है। और इसके अलावा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करते हैं उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये 5 वर्ष या 65 नहीं बल्कि 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं, एक कथन आपका गलत है, उसी का आपको चुनाव करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, यही कथन आपका सही नहीं है। तो यही प्रश्न भी पूछा था। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले है होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो पहला कथन है, अन्य 3 विकल्पों के कथन सही हैं, ए जो है वो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न कठिन है, आप देखिए। ये प्रश्न कठिन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 कथन दिए गए हैं। कोड के आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन भत्ते पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है और ये सही है, पहला सही नहीं है। दूसरा, इसके अलावा आप देखिए, तीसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले है होता है वो सही नहीं है। ये आपका 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला है, किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को जाना जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को मानव संबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, नेतृत्व सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग जो हैं दोस्तों, ये मोटिवेशन थियरी या अभिप्रेरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक हैं। आप जान लीजिए, उनकी पुस्तक है द मोटिवेशन टू वर्क 1959। इसके अनुसार कार्यस्थल में कुछ कारक हैं जो नौकरी की संतुष्टि का कारण बनते हैं, जबकि कारकों का एक अलग सेट असंतोष का कारण बनता है, जिसमें से सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तो अभिप्रेरण सिद्धांत जो है ये हर्ज़बर्ग का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने ये पूर्वानुमान लगाया कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी? आपको बताना है। तो ये वारेन वेनिस का विचार है। दोस्तों, वारेन वेनिस ने ये पूर्वानुमान लगाया कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी और वारेन वेनिस ने पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना दी है। इसको भी याद रखिएगा, पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना वेनिस के द्वारा दी गई है। वेनिस कहते हैं कि भविष्य का समाज नौकरशाही के उपकरणों पर न्यूनतम आधारित होगा।
अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, सही है। ये युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण भाग है, सही है। नौकरशाही से मेधा रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, सही है। और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों आप जान लीजिए कि मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत नियम आधारित युक्त संगत नियंत्रण लोहे का पिंजरा है और ये तर्कसंगत विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत नौकरशाही मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व रखती है। वेबर नौकरशाही के आदर्श प्रतिरूप की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार कानूनी सत्ता का विशुद्ध प्रकार नौकरशाही के प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। किसके कारण? राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण या आवधिक चुनाव। तो सही उत्तर जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए दोस्तों आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत परिवर्तन हुआ है और इसमें जो संस्थाएं हैं, विकास कार्य हैं, उसमें जिलाधिकारी की भूमिका जो है आवश्यक रूप से बढ़ी है और ये जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण संभव हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस समिति का ये विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। ये विचार किस समिति का था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है अशोक मेहता। और आप जानते हैं कि अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में किया गया था और उनका कहना था कि पंचायती राज संस्थाएं ठीक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। 73वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको। ग्रामीण और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा, तो ये 73वें संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है, शहरी निकायों को नहीं है। दूसरा है पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, बिल्कुल सही है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर अध्यक्ष और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, सही नहीं है। कैग द्वारा पंचायत की निधियों की लेखा परीक्षा, ये भी सही नहीं। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये प्रावधान किया गया कि पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था हो। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए और जिसमें 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में पंचायती राज संस्था की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कौन से स्वैच्छिक प्रावधान हैं आपको बताना है। यहाँ पर कोड के या कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना, सही नहीं है। पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, सही है। करों, फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार जो है प्रदान करना। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में स्वैच्छिक प्रावधान, पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना और करों आदि के माध्यम से पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना क्यों इसमें शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है और इस अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती भाग 8 के बाद एक नया भाग 9 पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाई गई है
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है ये स्वैच्छिक प्रावधान में शामिल नहीं है, बल्कि आप देखिए ये संवैधानिक प्रावधान में शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पंचायती राज समिति और उनका गठन वर्ष, ये बार बार हमने बताया भी है। CH हनुमंत राव 1984 में गठित समिति है। GVK राव समिति 1985 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, इसने रिपोर्ट 1978 में दी थी। और LM सिंघवी समिति 1986 का है। 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है 18 मदें रखी गई हैं और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में 18 मदें हैं, जैसे नगर योजना, भूमि उपयोग विनियमन, मार्ग और पुल, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं और नगर वानिकी मलिन बस्ती आदि। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है जिसमें 29 विषय हैं। 11वां शेड्यूल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से नगर पंचायत से संबंधित है जिसमें कि कुल 18 विषय शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। TGT और GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो का प्रयोग आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, इसके अलावा बिहार, राजस्थान, MP PCS द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं। हमने संक्षेप में या थोड़ी व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व किया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर अपना जो है समय बचा सकें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।